हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं समष्टि अर्थशास्त्र का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि है अल्पकालीन उत्पादन तथा आय का संतुलन। ऑलरेडी हमने इसका एक पार्ट जिसमें हमने समग्र मांग क्या है और उसके घटक क्या होते हैं वो चैप्टर डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसको देख लेना जाके, और अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट में बता देना। बहुत सारे लोगों ने वो चैप्टर देखा, उसके पार्ट देखे और उनको अच्छा लगा, उन्होंने बोला सर इसका नेक्स्ट पार्ट बना दो। तो आज हम इसका नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ। अगर ये वाला पार्ट भी आपको समझ आता है और अच्छा लगता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कमेंट आते हैं, अगर लाइक आते हैं तो हम अगले पार्ट पे जाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रविकेश श्रॉफ और आप देख रहे हैं इकोनॉमिक्स की 95 प्लस सीरीज। तो बच्चा लोग, जैसा कि आज का टॉपिक है, आज के टॉपिक में हम संतुलन को समझेंगे, और वो भी किस चीज के? आय तथा उत्पादन के संतुलन को। उसको समझने से पहले आपको मैं बता दूं कि मैंने आपको बताया था कि एक होता है समग्र मांग। आपको मैंने बताया था एक होता है समग्र मांग। क्या होता है जी? समग्र मांग को हम इंग्लिश में कहते हैं एडी, और जिसका फॉर्मूला मैंने बताया था होता है जी C+I होता है, ठीक है। वैसे तो बड़ा होता है जहां पर G भी होता है और NX भी होता है, लेकिन दो और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में हम इसको केवल दो का अध्ययन करेंगे। ऐसे ही मैंने आपको बताया था समग्र पूर्ति भी पढ़ाया था जी, समग्र पूर्ति। और उस समग्र पूर्ति के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था AS = होता है C+S। आज क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम डिस्कस करने वाले हैं उत्पादन तथा आय का संतुलन। ध्यान से सुनिएगा, उत्पादन हो या फिर आय हो या फिर रोजगार हो, तीनों की बात एक ही साथ हो गई। उत्पादन हो, आय हो तथा रोजगार हो, और इसकी किसकी बात कर रहे हैं हम? संतुलन की बात कर रहे हैं। तो आय, उत्पादन और रोजगार का संतुलन उस स्थिति में होता है जब देश की समग्र मांग समग्र पूर्ति के बराबर होती है। क्या कह रहा हूं, दोबारा सुनना। समग्र मांग समग्र पूर्ति के क्या होगी? बराबर होगी। तो संतुलन की अगर मैं यहां पे शर्त लिखूं तो जब समग्र मांग बराबर होगी किस चीज के? समग्र पूर्ति के, तो इस स्थिति में क्या होगा? हमारे अर्थव्यवस्था में संतुलन देखने को मिलेगा, उत्पादन का, आय का, रोजगार का, ठीक है। अगर मैं इसी संतुलन की शर्त को अगर मैं डायग्राम पे बना के दिखाऊं तो जरा देखिएगा, एक ये हो गया हमारा कौन सा? वाई एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये जीरो। यहां पर तीन चीजों को डिनोट किया जाता है, ध्यान रखना। एक्स एक्सिस पे उत्पादन यहां पे आता है, उत्पादन। आय भी बेटा यहां पर ही आएगा और रोजगार भी यहां पर आएगा, ठीक है, नीचे। और यहां पर क्या आता है जी? यहां पर आता है एडी और एएस, विच मीन्स यहां पर आता है समग्र मांग और समग्र पूर्ति। अब आपको बता दूं, सबसे पहले अगर मैं एएस की बात करूं तो एएस हमेशा 0 डिग्री से चालू होगा, विच मीन्स यहां से चालू होगा, ऑरिजिन से 0 डिग्री नहीं 45 डिग्री से चालू होगा, और ये सीधा स्ट्रेट लाइन जाता है। लेकिन जब मैंने एडी बताया था तो आपको बताया था एडी थोड़ा ऊपर से चालू होता है, दिस इज अवर एडी, ठीक है। तो पॉइंट ये था जहां पर समग्र मांग, ये एडी मतलब समग्र मांग, और ये समग्र पूर्ति एक दूसरे को कट कर रहे हैं। ये वाला बिंदु, ये इस बिंदु को हम क्या बोलेंगे? संतुलन बिंदु। संतुलन बिंदु, क्योंकि इस पर समग्र मांग क्या है? बराबर है किसके? समग्र पूर्ति के। तो उस टाइम पर ये O है, इसको मैं नाम देता हूं OM। तो उस टाइम पर अगर आपसे ये पूछे कि जब अर्थव्यवस्था संतुलन में है तो उस समय उत्पादन कितना हो रहा है जी? OM हो रहा है, क्योंकि यहां पर बराबर है। अगर आपसे पूछे कि उस समय आय कितनी है तो आप बोलेंगे जी OM है, और रोजगार कितना है तो जी बोलेंगे OM है। यहां पर जब दोनों बराबर होते हैं तो जनरली इसको पूर्ण रोजगार की स्थिति बोल दी जाती है। पूर्ण रोजगार की स्थिति। पूर्ण रोजगार क्या है जी? पूर्ण रोजगार एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें अर्थव्यवस्था में रोजगार की इच्छा रखने वाले सभी व्यक्तियों को क्या मिल जाता है? रोजगार मिल जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? पूर्ण रोजगार की स्थिति। अब ध्यान रखना, कुछ बच्चों ने बोला कि आपने इसको तीनों को संतुलन कैसे बोल दिया? देखो, सबसे पहले कोई व्यक्ति काम करने जाता है तो उसे क्या मिलेगा? रोजगार। रोजगार करके वो क्या करता है? उत्पादन करता है। मैंने अपोजिट लिखा है, पहले मुझे रोजगार लिखना चाहिए था। पहले रोजगार करता है, रोजगार करने से क्या होता है? उत्पादन आता है, और उत्पादन करने से क्या होती है? आय आता है। तो ध्यान रखना, ये तीनों ही चीज एक दूसरे से लिंक है। तो जब हम इसे उत्पादन का संतुलन बोल सकते हैं तो उसको हम आय का संतुलन बोल सकते हैं, और इसे रोजगार का संतुलन भी कह सकते हैं। इसके साथ ही
यहां पर एक इक्वेशन निकल के आती है संतुलन के टाइम पे, ध्यान रखना है, जरा इसको जरा गौर से समझना। अगर अर्थव्यवस्था संतुलन में है, इसका मतलब इस समय जब संतुलन की मैं बात कर रहा हूं तो एडी बराबर हो जाएगा किसके, ए एस के, एडी बराबर हो जाएगा ए एस के। और जब एडी ए एस के बराबर है तो हमने पढ़ा था एडी का फॉर्मूला होता है सी प्लस आई और ए एस का फॉर्मूला पढ़ा था सी प्लस एस, क्योंकि सी कॉमन है दोनों में कट जाएगा तो आई बराबर हो गया किसके, एस के, आई बराबर हो गया एस के। तो एक आप संतुलन की शर्त ये भी हो सकती है, क्या, संतुलन जब हमारा आई किसके बराबर हो जाए, सेविंग के बराबर हो जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, अर्थव्यवस्था में आय, उत्पादन या रोजगार का संतुलन। तो जब मैं संतुलन की बात कर रहा हूं, अब संतुलन में बताया किसके, आय का लिख देता हूं अभी मैं, आय का संतुलन। जब आय के संतुलन की बात हो रही है तो इसे दो तरह से हम पढ़ सकते हैं। देखो पहले मैंने एडी एएस वाले से बताया और फिर एस और आई वाले से। तो यहां पर एक आ गया एडी एएस दृष्टिकोण आ गया, दृष्टिकोण मतलब अप्रोच आ गया या अवधारणा आ गई, इससे भी हम समझ सकते हैं। और एक कौन सा वाला आ गया, यहां पर S इज इक्वल टू आई दृष्टिकोण आ गया, इससे भी हम अर्थव्यवस्था में संतुलन को समझ सकते हैं। तो अगर आपसे ये पूछे कि अर्थव्यवस्था में संतुलन कब होगा तो आपको बताना है जी सर एडी इज इक्वल टू एएस या एस इक्वल टू आई। लेकिन अगर मैं संतुलन के बाद जाए असंतुलन की बात करूं तो वो कब होगा, तो ध्यान से देखना दोनों ही स्थिति में क्या होगा। अगर ये वाली कंडीशन है, अब असंतुलन में क्या होगा, या तो एडी ज्यादा हो जाएगा एएस से एक, या फिर एडी कम हो जाएगा किससे, एएस से, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अगर ये वाली स्थिति उत्पन्न होगी, मान लीजिए मांग बहुत ज्यादा आ रही है किंतु पूर्ति क्या पड़ रही है, कम। मान लीजिए अर्थव्यवस्था में हमने जो उत्पादन करा है वो केवल 1000 का करा है और डिमांड आ रही है कितनी, 1200 की। तो इस स्थिति में क्या होगा, अब उत्पादक को जब लग रहा है कि मार्केट में डिमांड ज्यादा आ रही है लेकिन सामान नहीं है मार्केट में, तो वो पहले से ज्यादा उत्पादन करने का प्लान करेगा। तो क्या करेगा, उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ाएगा या बढ़ेगा, आप जो भी लिखना चाहें। क्यों, क्योंकि उसे पता है जब अर्थव्यवस्था में डिमांड आ रही है तो हम और उत्पादन कर सकते हैं, वो प्लान करेगा। और अगर ये स्थिति है जब डिमांड कम है, मान लीजिए डिमांड है 1000 और सप्लाई क्या हो गई है एग्जांपल के लिए 1200 हो गई है, या इसको आप 1000 ही रहने दीजिए और इसको आप 800 कर दीजिए, डिमांड बहुत ज़्यादा गिर गई है। जब आपकी डिमांड ही गिरी हुई है, मार्केट में कोई सामान नहीं खरीद रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप अपना उत्पादन को कम कर देंगे। तो इस स्थिति में क्या होता है, उत्पादन को कम कर दिया जाता है और इसमें ज्यादा कर दिया जाता है। सेम स्थिति यहां पर भी उत्पन्न होती है। अगर आपको यह दिखेगा कि S से ज्यादा कौन है, I है, या मैं इधर से ऐसे लिख दूं, तो इसका मतलब है लोग बहुत ज्यादा बचत से ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इस केस में उत्पादन क्या होगा जी, बढ़ जाएगा, उत्पादन बढ़ जाएगा। और अगर इसका उल्टा हो जाए, अगर देश में लोग सेविंग ज्यादा करने लग जाएं, सोचो लोग निवेश कम कर रहे हैं लेकिन बचत बहुत ज्यादा कर रहे हैं, बचत बहुत ज्यादा करने का मतलब है मांग क्या करना, कम करना। तो इस स्थिति में होगा क्या, क्योंकि माल नहीं बिकेगा तो उत्पादन क्या करा जाएगा, कम कर दिया जाएगा। तो आपको मैंने क्या क्या बता दिया, आपको मैंने बताया कि आय, उत्पादन तथा रोजगार का संतुलन कब होता है, जब समग्र मांग समग्र पूर्ति के बराबर होती है। इंग्लिश में बोलते हैं एडी इज इक्वल टू एएस, और जब एडी इज इक्वल टू एएस होगा तो आई इज इक्वल टू एस होगा। तो आय का संतुलन या उत्पादन का संतुलन या रोजगार के संतुलन को दो दृष्टिकोण से समझ सकते हैं, एडी एएस दृष्टिकोण और एस और आई। मैंने ये बता दिया संतुलन कब होगा। लेकिन अगर बराबर ना हो तो क्या होगा, तो ये एडी एएस में ये दृष्टिकोण उत्पन्न हो सकता है और S इक्वल टू I वाले में ये स्थिति उत्पन्न हो सकती है। और दोनों स्थिति में अगर असंतुलन हो रहा है तो उत्पादक उस स्थिति में क्या कर रहा होगा या क्या करने की सोचेगा। तो अगर मांग ज्यादा है तो उत्पादन बढ़ाएगा, मांग कम उत्पादन को कम करेगा, ऐसी इसमें करेगा। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया कि संतुलन क्या है, संतुलन की शर्त क्या है, उसका डायग्राम क्या है। अगली क्लास में संतुलन के बेस पर, क्योंकि अर्थव्यवस्था में क्या है, संतुलन है, तो उसके बेस पर इस चैप्टर से आते हैं न्यूमेरिकल।
न्यूमेरिकल, और वही न्यूमेरिकल एग्जाम में भी आ जाता है। तो वो नेक्स्ट पार्ट में आपको डिस्कस करूंगा। फटाफट इस वाले पार्ट को समझने के बाद कमेंट में क्या लिख दो, डन लिख दो। जैसे मेरे पास यहां पर कुछ 20 डन आ जाएंगे कमेंट में, मैं अगला पार्ट स्टार्ट कर दूंगा और आपको नेक्स्ट पार्ट अपलोड करके दे दूंगा। बाद बाकी अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट रह गया हो तो प्लीज क्या कर दीजिए, कमेंट करके बता दीजिएगा। और व्हाट्सएप पे कनेक्ट रहने के लिए इस नंबर को सेव कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकें। 9873611140। तो आज के इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।